एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। आप जानते भी होंगे कि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के ऊपर वीडियोस रेगुलरली बना रहे हैं। उसी सीरीज में आज मुझे बात करनी है कि ये स्टेम सेल्स कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आर देयर, उसके बारे में आज बात करनी है। और ज़्यादातर देखिए बहुत सारे वीडियोस आपको इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बट एक्चुअली इसको समझने के लिए काफ़ी जीआईएफ्स और एनिमेशंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप 3D स्ट्रक्चर में चीज़ें समझ पाएं कि आखिर किस टाइप का स्टेम सेल कैसा काम करता है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ये सारी की सारी बातें आप एनिमेशंस और जीआईएफ से मेरे हिसाब से बेहतर समय तक उसको रिटेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हम उसको एनिमेशंस और जीआईएफ से समझेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे जरूर आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आप जानते ही हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज के जितने भी नोट्स हैं मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूं, तो वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब वहां से जाकर के इस वीडियो से जिस वीडियो से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी नोट्स है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। स्टेम सेल पोटेंसी, इसमें मुझे बात करनी है कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, उनकी क्या क्या पोटेंसी होती है। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अ स्टेम सेल कैन फॉर्म। एक स्टेम सेल जो है वो कितनी और तरीके के सेल्स का फॉर्मेशन करवा सकता है, इस चीज को देखते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि स्टेम सेल खूब सारे या बहुत ढेर सारे सेल्स को ही फॉर्म करे। कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक टाइप के सेल को फॉर्म कर सकते हैं, कुछ स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो कई सारे सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं, और कुछ स्टेम सेल्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि स्टेम सेल की क्या पोटेंसी है, या फिर पोटेंसी को हम दूसरे शब्दों में कहें क्या कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेम सेल कितने और सेल्स का फॉर्मेशन या कितने अलग अलग टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको ब्लू पेन से लिखा हुआ दिख रहा है, जो स्टेम सेल कितने सेल्स को फॉर्म कर सकता है यही डिफाइन करता है कि स्टेम सेल की पोटेंसी क्या है। अगर स्टेम सेल की बहुत ज्यादा पोटेंसी है, बहुत हाई पोटेंसी है, तो हम कह सकते हैं कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और अगर हम कह रहे हैं कि द पोटेंसी ऑफ द स्टेम सेल्स इज लो, देन वी विल हैव टू से, हमें ये कहना पड़ेगा कि वो जो स्टेम सेल है वो बहुत कम टाइप के सेल्स बना पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पोटेंसी का। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अ स्टेम सेल कैन फॉर्म, आंसर हो गया इट डिफाइंस एक्चुअली द पोटेंसी ऑफ द स्टेम सेल। स्टेम सेल की क्या पोटेंसी है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ कि स्टेम सेल की पोटेंसी जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि स्टेम सेल कैसा है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। अच्छा, तो अब डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंसी कि ये हाई है कि लो है, अब हम बात करना शुरू करते हैं या डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं या क्लासिफाई करना शुरू करते हैं स्टेम सेल्स को अलग अलग टाइप्स पे। याद रखिएगा ये जो कैटेगराइजेशन हो रहा है ये उसकी पोटेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है स्टेम सेल का वो है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, पहले इसके बारे में पढ़ रखा होगा। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टेम सेल्स जो कोई भी सेल बना सके, उसकी कोई निर्धारित कोई सीमा नहीं होती, इट डज नॉट हैव अ लिमिटेशन। ये जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये चाहे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, क्योंकि ये हर तरीके के सेल्स बना पाने में सक्षम हैं। दे कैन मेक ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सभी तरीके के सेल्स बना पाने में सक्षम होने के कारण इनको हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। फिर से समझिए, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल सेल टाइप्स ऑफ अ लीनिएज। पूरे के सारे जितने भी सेल टाइप्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। अगर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लें तो हाइड्रा में हर एक सेल जो है हाइड्रा का वो टोटीपोटेंट होता है।
इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप हाइड्रा का एक सेल ले लीजिए, उससे कंप्लीट हाइड्रा की बॉडी बन जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बताऊं आपका, जो कि है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, अब इसको समझने के लिए मैं जरा आपको कुछ जीआईएफ दिखाता हूं, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रा जो है वो एक टोटी पोटेंट स्टेम सेल्स उसके पास होते हैं, और किस तरीके से इन टोटी पोटेंट सेल से एक नया हाइड्रा अच्छी तरीके से बन सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पहला जीआईएफ जो है इसको मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो नया हाइड्रा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देखिए ये नया हाइड्रा यहाँ पे फॉर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रा के पास जो सेल्स हैं दीज आर टोटी पोटेंट स्टेम सेल्स, और उसकी वजह से नया हाइड्रा फॉर्म हो गया है। अब यहाँ से ये निकल करके अपनी सेपरेट लाइफ गुजारने लगेगा। ये एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा का। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और जीआईएफ भी अवेलेबल है जिसको आप चेक करिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हाइड्रा यहाँ से फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे हाइड्रा के अंदर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक एंटायरली न्यू हाइड्रा फॉर्म हो पा रहा है। तो ये समझ में आया होगा कि हाइड्रा के अंदर ऑल द सेल्स प्रेजेंट आर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। हाइड्रा के अंदर जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया हाइड्रा के बारे में। अच्छा, क्या कोई और ऑर्गेनिज्म का भी एग्जांपल दिया जा सकता है फॉर स्टडीइंग टोटीपोटेंसी? तो आंसर है यस। आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल्स के बारे में। अब प्लांट सेल में सभी स्टूडेंट्स ने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को उठाइए और उन ऑर्गन्स को उठा करके प्रॉपर मीडिया के अंदर, प्रॉपर कंडीशंस के अंदर, प्रॉपर हार्मोनल कंडीशंस के अंदर आप वहां पे रख दीजिए, और उस प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। जिस प्लांट को यूज करके या जिस प्लांट के पार्ट को यूज करके हम एक नया प्लांट जनरेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी प्लांट रहा होगा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को ले करके, इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इन छोटे छोटे पार्ट्स को इनको डाल देंगे एक मीडिया के अंदर, सेपरेट मीडिया के अंदर डाल देंगे, और मीडिया में डालने के बाद ये जो छोटे छोटे एक्स प्लांट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एक्स प्लांट्स। एक्सप्लांट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जिससे न्यू प्लांट जनरेट किया जा रहा है, जिससे न्यू प्लांट जनरेट किया जा रहा है। और कौन से प्रोसेस से? प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से। तो आपने क्या किया? प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से आपने इंटायरली न्यू प्लांट बना करके रख दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट क्या है? वो छोटा सा पोर्शन है प्लांट का जिसको आप यूज करके एक नया प्लांट बना रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्लांट के जितने भी सेल्स हैं वो टोटीपोटेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि एक इंटायरली न्यू प्लांट बनाने में सक्षम है। यही एग्जांपल हो गया आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स का, यानी कि प्लांट सेल्स आर आल्सो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल टोटीपोटेंसी इन प्लांट सेल्स। ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल प्लेनेरिया का। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, प्लेनेरिया एक और ऑर्गेनिज्म है, और प्लेनेरिया के साथ ऐसा है कि अगर आप प्लेनेरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए तो हर पार्ट कहा जाता है कि एक नया प्लेनेरिया बना सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेनेरिया के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर टोटीपोटेंसी होती है, तो जो पोर्शन कट गया है वो भी सेल्स प्लेनेरिया अपने आप बना ले जाता है। कुछ समय उसमें लगता है बट इट कैन सिंथेसाइज। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लेनेरिया जो है वो क्या कर देता है? रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। और रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है? बिकॉज प्लेनेरिया के जो सेल्स हैं उनके अंदर टोटीपोटेंसी होती है, कटने के बाद भी वो नया रीजनरेशन, नया बॉडी ऑर्गन फॉर्म कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको भी हम जीआईएफ से देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये देखिए प्लेनेरिया मूव कर रहा है, इसकी कटिंग की गई। अब दूसरा, अभी भी प्लेनेरिया मरा नहीं है, दोबारा देखिए कट किया गया, अभी भी ये मरा नहीं है। ये जितनी बार कट किया जाएगा उतने अलग अलग प्लेनेरिया जो होंगे वो सिंथेसाइज या वो फॉर्म हो जाएंगे। तो प्लेनेरिया जो है रीजेनरेशन शो करता है। आपको ये डायलॉग तो याद ही होगा
कि अश्वत्थामा है अपन और कभी नहीं मरेगा। तो प्लेनेरिया इस समय यही कह रहा है, हम कभी नहीं मरेंगे और हम अश्वत्थामा हैं। तो ये देख सकते हैं आप, नवाजुद्दीन सर यहाँ पे यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और प्लेनेरिया के तरीके से कहते हुए आ रहे हैं कि हम अश्वत्थामा हैं और कभी नहीं मरेंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट अबाउट मैमल्स? क्या मैमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या हम कह सकते हैं कि टोटीपोटेंट सेल्स पाए जाते हैं? इसका क्या जवाब है? क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैमल्स के अंदर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, होते हैं। तो इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं प्रॉपरली, तो ओनली द फर्टिलाइज्ड एग, जो एग होता है, आपको पता ही है कि फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाता है? एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, जिसको आप क्या बोल देते हैं? जाइगोट बोल देते हैं। तो ये जो जाइगोट है, ये आपका टोटीपोटेंट स्टेम सेल की तरीके से बिहेव कर सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसी जाइगोट से, आप ध्यान दीजिए, इसी जाइगोट से तो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। या किसी भी और एनिमल को भी देखिए, जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट से ही पूरी की पूरी बॉडी उस एनिमल की तैयार हो जाती है। तो जाइगोट क्या हो गया? जाइगोट इज द टोटीपोटेंट स्टेम सेल दैट इज having the very large potency, उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंसी है जिससे कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडी हुई है, इससे पहले यही जानते थे कि जाइगोट ही के पास इतनी टेंडेंसी है या इतनी कैपेसिटी है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से, आपने पढ़ा होगा गिलबर्ट का जो लेटेस्ट एडिशन है, उसमें भी ये मेंशन्ड है कि अब जाइगोट के 4 to 8 सेल्स के बाद भी, यहां पे आप देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है, आफ्टर 4 to 8 सेल्स ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, आपको पता ही है कि आप देख भी सकते हो, यहां पे देखिए जाइगोट, ये जाइगोट रहा होगा, पहली बार डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बने, फिर 4 सेल्स बने, फिर 8 सेल्स बने, फिर 16 सेल्स बने। आप जानते हैं इस तरीके से कंटिन्यूअस डिवीजन जो है वो जाइगोट के अंदर होता रहता है, इजंट इट? तभी तो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनके तो तैयार हो जाता है। तो जाइगोट के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है। अब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि 4 to 8 सेल स्टेज तक भी टोटीपोटेंसी बरकरार रहती है। मतलब जब जाइगोट के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है और जाइगोट इस समय 4 to 8 सेल स्टेज पर भी है, तब पर भी वहां पे टोटीपोटेंसी होगी। और इसमें से कोई भी आप एक सेल लेकर के चले जाओगे तो उससे भी इंटायर ऑर्गेनिज्म बन करके तैयार हो जाएगा। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अगेन ये गिलबर्ट से सारी की सारी चीजें जो है वो मैं गिलबर्ट से ला करके आपको दे रहा हूं, आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी 4 to 8 सेल स्टेज है, उससे आप कोई भी चीज बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म में कुछ भी बना सकते हैं। दैट मीन्स, अगेन मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये टोटीपोटेंसी शो कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप इससे एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी बना सकते हैं। एम्ब्रियोनिक लीनिएज मतलब जो इससे बेबी बनने वाला है वो सारा पार्ट भी बन सकता है, एम्ब्रियो का सारा पार्ट भी बन सकता है, एम्ब्रियो के जर्म सेल्स भी तैयार हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी तैयार हो सकती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या हो गया? अदरवाइज ऑफ, या एम्ब्रियो के अलावा जो कुछ भी है, इसी को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो एम्ब्रियो के अलावा यहाँ पे क्या मतलब हो गया? एम्ब्रियो के अलावा भी प्लेसेंटा बनता है, एमनियन बनता है, योक सैक बनता है। अब आप जानते हैं ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जैसे ही ग्रेजुअली एम्ब्रियो डेवलप करता है, उसको जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट होना पड़ता है। यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के बाद वो प्लेसेंटा डेवलप करता है, जो फीटस साइड प्लेसेंटा है और जो मदर के साइड का प्लेसेंटा है वो आपस में जुड़ जाता है, वहीं से एक्सचेंज वगैरह होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो कहने की बात यह है कि ये वाला जो एम्ब्रियो का पार्ट है, यानी कि 4 to 8 सेल वाला एम्ब्रियो का पार्ट है, वो एम्ब्रियो की पूरी स्ट्रक्चर भी बना सकता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनियल लीनिएज भी बना सकता है, यानी कि प्लेसेंटा वगैरह या एमनियन सैक वगैरह या योक सैक वगैरह सारी चीजें सिंथेसाइज कर सकता है। तभी हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है? ये भी एक तरीके का टोटीपोटेंट स्टेम सेल है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 8 सेल स्टेज के बाद की बात करूं, मतलब 4 to 8 सेल तक हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, अगर मुझे उससे पहले तक कोई
सेल निकाला मैंने तो मैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल बोलूंगा। अभी कैपेसिटी इज वेरी हाई, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी बना सकता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी प्रिपेयर कर सकता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अब अगर आगे बढ़े 8 सेल स्टेज से आगे भी तो बढ़ना होगा, केवल 8 सेल स्टेज पे तो डेवलपमेंट रुकेगा नहीं, 8 के बाद 16 सेल स्टेज भी आएगी। तो जब जैसे जैसे आप सेल की स्टेज बढ़ाते जा रहे हो, व्हाट विल हैपन आफ्टर 8 सेल स्टेज? अब 8 सेल स्टेज के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को आप ब्लास्टोसिस्ट बोलते हो और ये जो अंदर एक कैविटी बन के तैयार हो गई है यहाँ पे, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोल रहे हैं। एक्चुअली ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बन करके तैयार हो गया? कंटिन्यूअसली सेल जो है वो डिवाइड तो कर ही रहे हैं साथ साथ में, और वो रीलोकेट भी हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, रीलोकेट होते होते कुछ मास ऑफ सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ दबते हुए चले जा रहे हैं और एक कैविटी सी बन करके यहाँ पे तैयार हो गई है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली सेल्स डिवाइड होते चले जा रहे हैं, 4 to 8, 8 to 16 सेल स्टेज बनती चली जा रही है और यहाँ पे एक कैविटी बन गई है जिस कैविटी को आप ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोल रहे हैं। और जो सेल मास यहाँ पे तैयार हो गया, इसको आप इनर सेल मास बोलते हैं या एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इनर सेल मास और यहाँ पे हो गया आपका ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और ये जो लेयर ऑफ सेल्स है जो कवरिंग कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे ये सेल, ये सेल, ये जो लेयर है जो इसको कवर कर रही है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को इंक्लोज कर रही है, इसी को हम ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं। What is this called? ट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पे एक बात समझनी बेटा बहुत जरूरी है कि ट्रोफोब्लास्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और इनर सेल मास का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, इट फॉर्म्स फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेसेंटा का एक फीटल पोर्शन होता है यानी कि जो बेबी की तरफ से बन रहा है, और एक मैटरनल पोर्शन होता है यानी कि जो मदर की तरफ से बन रहा है। तो जो फीटल पोर्शन है प्लेसेंटा का, वो कौन बनाता है? इट इज सिंथेसाइज्ड और मेड अप बाय ट्रोफोब्लास्ट। तो यहीं पे जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आपका मेंटेन कर रहा है या बना रहा है प्लेसेंटा का वो पोर्शन जो फीटस से आ रहा है। तो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है फीटल पोर्शन, और जो इनर सेल मास है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियोनिक लीनिएज को पूरा बना सकता है। इट कैन फॉर्म द एम्ब्रियोनिक लीनिएज। अभी अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले बोला था, ऊपर की स्टेज पे जाकर के जरा देखिए, हमने कहा था कि 4 to 8 सेल स्टेज पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी बन जा रहा है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी बन जा रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो काम बढ़ चुका है। ट्रोफोब्लास्ट अब क्या कह रहा है? ट्रोफोब्लास्ट कह रहा है कि मैं जो हूं, ट्रोफोब्लास्ट कह रहा है कि मैं अब केवल और केवल जो प्लेसेंटा का पोर्शन है वो बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, मैं अलग हो जाता हूँ, आप देख भी सकते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कह रहा है कि मैं केवल प्लेसेंटा का, फीटल वाला प्लेसेंटा का पोर्शन बनाऊंगा। और इनर सेल मास ये बोल रहा है कि मैं जो हूं केवल और केवल अब एम्ब्रियोनिक लीनिएज बनाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे इस सेल स्टेज पे मैं कह सकता हूं कि कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सके। यानी कि हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि 8 सेल स्टेज के बाद कोई भी सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकेगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं नन ऑफ द सेल्स इज टोटीपोटेंट। अब जो सेल बन रहे हैं, यानी कि अब जो इनर सेल मास है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या कह सकते हैं? जो इनर सेल मास आपका बन करके तैयार हो गया उसको अब मैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोलूंगा। व्हाई? क्योंकि ये एम्ब्रियो का तो पूरा पोर्शन बना सकता है, बट इट कैन नॉट फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कैन नॉट, एक मिनट में चेक कर लूं कि आपको दिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। कैन नॉट फॉर्म प्लेसेंटल स्ट्रक्चर्स। प्लेसेंटा से रिलेटेड स्ट्रक्चर इनर सेल मास नहीं बना पा रहा। अब यही जो एम्ब्रियो के जो ये सेल्स बन करके तैयार हो गए हैं, यानी कि जो ये सेल्स जो ये एम्ब्रियो के पोर्शन जो बना सकते हैं, अब इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उनको कल्चर कर दिया जाता है। रिमूव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, अगर आप
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, तो इस सेल स्टेज पे यहाँ पे वो निकाल दिया जाता है एम्ब्रियो को, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, आपको जरूरत नहीं है ना किसी तरीके से आपको प्लेसेंटा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप एम्ब्रियो के इस सेल स्टेज को निकाल लेते हैं और उसको उठा करके अलग से कल्चर करने लगते हैं, आप इसको अलग से कल्चर करने लगते हैं। तो ये क्या हो गए, इन्हीं को बोला जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्योंकि ये एम्ब्रियो से रिलेटेड सारी की सारी चीजें बना सकते हैं। इनका नेचर प्लूरीपोटेंट होता है, टोटीपोटेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट नहीं पाया जा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट को हटा दिया गया। अब आप केवल इनर सेल मास की बात कर रहे हैं। इनर सेल मास सारा का सारा एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल है उसकी तरीके से काम करेगा। सारा एम्ब्रियो का जितना भी एम्ब्रियो से रिलेटेड लीनिएज है वो सारी बना सकता है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना सकता। तो ये काम हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी आगे एक बहुत बेहतरीन मैं आपको एक जो जीआईएफ है वो दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे होता है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। तो अब हम समझ गए हैं कि इनर सेल मास जो होता है वो एग्जांपल है प्लूरीपोटेंट का, और हम ये भी जानते हैं प्लेनेरिया के अंदर टोटीपोटेंसी देखने को मिलती है। हमें ये भी पता चल गया है प्लांट सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं। हमें ये भी पता है कि हाइड्रा टोटीपोटेंट हो। हमें ये भी पता है कि एनिमल सेल्स या ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो 4 to 8 सेल स्टेज भी एक तो जाइगोट तो आपका है ही टोटीपोटेंट, इसके अलावा अगर आप 4 to 8 सेल स्टेज तक भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको टोटीपोटेंसी नजर आ जाती है। ये भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की। तो टोटीपोटेंसी देख लिया, प्लूरीपोटेंसी देख लिया, अब बात कर रहे हैं मल्टीपोटेंसी की। देखिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होंगे, वो भी कुछ टाइप के सेल्स बना सकते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी प्लूरीपोटेंट या टोटीपोटेंट जितनी हाई नहीं होगी। टोटीपोटेंट सब कुछ बना सकता था, प्लूरीपोटेंट बहुत कुछ बना सकता था, मल्टीपोटेंट कुछ बना सकता है अभी भी। तो देखते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में। ये ज्यादातर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं, दीज आर रेजिडेंट स्टेम सेल्स। रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया, ये आपके टिश्यू के अंदर रेजिडेंस करेंगे, टिश्यू के अंदर रहेंगे, टिश्यू के अंदर सरवाइव करेंगे, टिश्यू के अंदर इनका नंबर मेंटेन करके रखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है मेंटेन्ड इनसाइड द टिश्यू, टिश्यू के अंदर इसको मेंटेन करके रखा जाएगा। अगली बात क्या लिखी हुई है, generate cell types with restricted specificity। मतलब क्या हो गया, restricted specificity का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकें, इनकी स्पेसिफिसिटी जो है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट वेरी लिमिटेड, बहुत कम बना सकते हैं। दूसरी चीज, इनका एक और काम है ऑर्गेनोजेनेसिस का, यानी कि जब एम्ब्रियो के अंदर जनरेशन हो रहा था, जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बन रहे थे, तो इनका मेजर रोल देखा जाता था ऑर्गेनोजेनेसिस में। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जाता है कि जो ये आपका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, इनका क्या रोल है, तो आप कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस में एंड रीजेनरेशन इन द एडल्ट टिश्यूज। रीजेनरेशन का मतलब क्या हो गया, What do you mean by regeneration? तो रीजनरेशन का मतलब बेटा सिर्फ इतना हो गया कि अगर कोई वियर एंड टियर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो आपको वहां पे उस वियर एंड टियर को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको नए सेल्स वहां पे भेजने पड़ेंगे। इसी को बोल रहे हैं रीजनरेशन। तो ये कौन करवाता है, रीजनरेशन इज ऑलवेज डन बाय आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के जरिए होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जो स्किन सेल है, जो स्किन के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जा रहे होंगे आपके, वो मल्टीपोटेंट होंगे और वो स्किन जनरेट कर रहे होंगे, स्किन के टाइप्स जनरेट कर रहे होंगे, जिसकी मदद से जो भी वियर एंड टियर आपकी स्किन के ऊपर हो रहा है वो वापस रीजनरेट हो पा रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एक और एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज के बारे में। इससे पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने स्टेम सेल्स के डिवीजन के बारे में भी बात की थी, और जो इसमें थर्ड टाइप का जो डिवीजन मैंने बताया था वो था एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। अभी मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो आपके मल्टीपोटेंट नेचर के ही होते हैं। ठीक, क्योंकि एडल्ट्स के अंदर, उनके ऑर्गन्स के अंदर इस टाइप के स्टेम सेल्स की जरूरत होती है जो ऑर्गन्स को वियर एंड टियर से मेंटेन कर सकें या बचा सकें। तो अभी एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज में डिवीजन किस तरीके से हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये कैसा सेल है, ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स खुद के टाइप के सेल्स फॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से डिवाइड करते टाइम ये खुद का नंबर मेंटेन करेंगे और यहाँ से एक कमिटेड स्टेम सेल भी बनाएंगे। कमिटेड स्टेम सेल फिर आगे चल करके प्रोजेनाइटर ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल बनाएगा, और उसके बाद ये ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल भी
ये प्रोजेनाइटर ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल भी कई राउंड ऑफ डिवीजन कर सकता है, अपना नंबर मेंटेन कर सकता है, और साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, डिफरेंट बट रिलेटेड पाथ्स के जरिए अलग अलग सेल्स बना सकता है। तो जो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होगा, फिर उससे कमिटेड स्टेम सेल बनेगा, कमिटेड स्टेम सेल से प्रोजेनाइटर या ट्रांजिट एम्पलीफाइंग स्टेम सेल बनेंगे। ये ट्रांजिट एम्पलीफाइंग कंटिन्यूअसली खुद जैसे सेल्स और बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये डिफरेंशिएट कर जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रोजेनाइटर ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल हमेशा डिवाइड कर सकता है ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कुछ ही टाइम डिवाइड करेगा और उसके बाद अपना डिफरेंशिएट हो जाएगा अलग अलग टाइप के सेल्स में। अब जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये एडल्ट ऑर्गन्स के अंदर देखिए जरा, ये हो गया आपका एडल्ट ऑर्गन्स के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। एडल्ट ऑर्गन्स में एडल्ट स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और मोस्टली मल्टीपोटेंट होते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया मोस्टली मल्टीपोटेंट नेचर के होंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एपिडर्मिस के अंदर पाए जा सकते हैं, ब्रेन के अंदर, मसल्स के अंदर, टीथ के अंदर, गट के अंदर और लंग के अंदर। क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गन्स है ना, इन अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर ये जो भी स्टेम सेल्स पाए जा रहे होंगे इनको हम एडल्ट स्टेम सेल्स बोलेंगे, और मोस्टली दीज विल बी मल्टीपोटेंट इन नेचर। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात फिर से मैं ये दोबारा आपको बोल रहा हूं कि ये अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकते हैं, बट इनकी कैपेसिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होगी। द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विल बी एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड टू अरे ऑफ सम सेल टाइप्स। दूसरी बात, ये फाइनाइट जनरेशंस तक ही बना सकते हैं या रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड टाइप तक इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर सके। दे कैन मेक दीज सेल टाइप्स ओनली फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ जनरेशंस। इसी का रीजन है कि आदमी एजिंग का शिकार हो जाता है, या ग्रेजुअली क्या होता है, एजिंग होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी में रीजनरेशन नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो एजिंग कभी होती ही ना, कोई मरता ही ना, कंटिन्यूअसली नए नए सेल्स आते रहते। लेकिन ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कंटिन्यूअसली अपना काम नहीं कर सकते, ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, ये कुछ समय बाद बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एजिंग होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ, ये गिलबर्ट से ही दिया है मैंने। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक्चुअली मल्टीपोटेंट के टाइप होते हैं या मल्टीपोटेंट का एग्जांपल होता है। अब आप देख सकते हो मल्टीपोटेंट जो ये स्टेम सेल्स है ये दो पार्ट में या दो तरीके से बिहेव कर सकते हैं। या तो ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर बनाएंगे या ये लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर बनाएंगे। माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो है वो इतने टाइप के सेल्स बनाएंगे, बेसिकली ये जो आपके आरबीसीज हो गए या न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, इस टाइप के सेल्स बनाएंगे माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल। लेकिन अगर मैं बोलूं लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल तो ये टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल बना रहे हैं। लेकिन एक बात आप गौर करिए, ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में मैंने आपसे बोला ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है और इनके पास लिमिटेड एबिलिटी है। दैट मींस ये केवल एक ही टाइप के सेल्स तो बना रहे हैं, ये केवल ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स ही तो बना रहे हैं, भले ही वो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी हो। तो दे हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, वो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी बना रहे हैं, बट ऑल दीज सेल्स आर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स ओनली। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड एरे ऑफ सेल टाइप्स। ठीक है, जबकि प्लूरीपोटेंट की बात याद रखिए तो सारे सेल्स बना सकता था, सिवाय आपके जो ट्रोफोब्लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था। और टोटीपोटेंट के बारे में सोचिए तो पूरा पूरा सब कुछ बना सकता था, चाहे वो प्लेसेंटा का पोर्शन हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक लीनिएज का पोर्शन हो, सब बना सकता था। अब बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और शब्द आता है जिसको अक्सर बोलते हैं प्रीकर्सर सेल्स। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मौजूद था प्रीकर्सर सेल, सॉरी ये प्रीकर्सर सेल्स। अब प्रीकर्सर सेल का मतलब क्या होता है, अक्सर ये शब्द यूज कर लिया जाता है प्रीकर्सर, मतलब प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला। तो प्रीकर्सर शब्द जो है वो स्टेम सेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रोजेनाइटर सेल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने प्रोजेनाइटर का मतलब देखा, माइलॉइड प्रोजेनाइटर और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। ठीक, तो प्रीकर्सर जब भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज ना हो, बस मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीकर्सर का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टेम सेल भी हो सकता है, चाहे वो प्रोजेनाइटर सेल भी हो सकता है। किसी भी एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं प्रीकर्सर सेल शब्द का उपयोग कर सकता हूं। अब लास्ट वाले टाइप के स्टेम सेल्स के ऊपर आता हूं, जो कि है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं इनके पास सबसे कम पोटेंसी होती है, लीस्ट पोटेंसी।
क्यों लीस्ट पोटेंसी में बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक ही टाइप के सेल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक तरीके का स्टेम सेल है, लेकिन ये क्या बहुत सारे सेल्स को सिंथेसाइज कर सकता है? नहीं, इट कैन सिंथेसाइज ओनली एडल्ट। ये क्या है? एडल्ट स्टेम सेल तो है। याद रखिएगा, मैंने कहा था मेजरली सारे एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन एडल्ट स्टेम सेल्स दैट आर यूनिपोटेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे एडल्ट स्टेम सेल क्या है? ये एग्जाम्पल किसका है? यूनिपोटेंट का। तो स्पर्मेटोगोनिया की अगर बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे? ये जो है ये तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल है, और ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ एक टाइप के सेल्स को जनरेट कर पा रहा है। एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल्स को जनरेट कर पा रहा है। दूसरी चीज मैंने कही कि ये लीस्ट पोटेंसी वाला होता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेम सेल्स को जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पोटेंसी के हिसाब से अगर अपन अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा पोटेंसी किसके पास होती है? टोटीपोटेंट के पास। इसके बाद पोटेंसी किसके पास होती है? प्लूरीपोटेंट के पास। उसके बाद किसके पास होती है? मल्टीपोटेंट के पास। और लास्ट में होती है आपकी यूनिपोटेंट के पास। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोटेंसी कैसे हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम टोटीपोटेंट की बात करें, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये कौन से सेल्स? एग्जाम्पल क्या है? जाइगोट, और सोर्स इसका जाइगोट है। अब प्लूरीपोटेंट की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरीपोटेंट है। मैंने अभी भी आपको दिखाया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से वहां से सेल्स निकालते हैं और उसके बाद उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। वो सब कुछ बना सकता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप कर सकता है, पूरा का पूरा ऑर्गन डेवलप कर सकता है, बॉडी डेवलप कर सकता है। क्या नहीं डेवलप कर सकता? प्लेसेंटा डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये कहाँ से मिला है? ब्लास्टोसिस से मिला है। 4 to 8 सेल स्टेज, याद है कि नहीं याद है? 4 to 8 सेल स्टेज। अब इसके बाद मैंने बात करी थी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की, कहाँ से मिलता है? एम्ब्रियो से, एडल्ट ब्रेन से ये मिलता है। अगर मैं लिमिटेड डिफरेंशियल पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे मल्टीपोटेंट में, जो न्यूरल प्रोजेनाइटर सेल्स है। न्यूरल प्रोजेनाइटर के मतलब क्या हो गया? जैसे कि माइलॉइड प्रोजेनाइटर था, है ना, जैसा कि लिम्फोइड प्रोजेनाइटर था, जो कि एक पर्टिकुलर एरे को ही फॉर्म कर सकता था, वो न्यूरल प्रोजेनाइटर यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अब लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल और लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल चले जाइए तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हम आ गए प्रीकर्सर सेल्स के ऊपर। प्रीकर्सर सेल्स, अभी भी बोला था, प्रीकर्सर सेल का एग्जांपल लिया था। तो प्रोजेनाइटर के बाद आ गया प्रीकर्सर, और प्रीकर्सर के बाद फाइनली हम लोग आ गए डिफरेंशिएटेड सेल्स पे, यानी कि ये नर्व सेल्स की बात यहाँ पे होने लगी। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये नर्व सेल डेवलपमेंट के बारे में दिया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग एक जो जीआईएफ है, एनिमेशन है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा देखा जाए इसको। ठीक है, चलिए मैं इसको प्ले कर रहा हूं और आपको समझाता जाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें। देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ब्रेन पाया जा रहा है, आपका हार्ट पाया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। अब इन सारे सभी चीज़ों का, ये जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये किस तरीके से बने? अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ये बने किस तरीके से होंगे आखिर? तो ये बनावट इनकी कैसे हुई होगी? ये एक एग सेल है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। एग सेल से फर्टिलाइज किया होगा स्पर्म। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ होगा? एक जाइगोट बन करके तैयार हो गया होगा। ये देख रहे हैं, ये जाइगोट बन करके तैयार हो गया। अब ये जाइगोट क्या है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल है, क्योंकि ये कुछ भी बना सकता है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल देखिए लिखा हुआ है। अब 4 से 8 सेल स्टेज तक भी ये टोटीपोटेंट रहेगा, चाहे ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, और तो और प्लेसेंटा वगैरह भी सारी चीजें बना सकता है। लेकिन जब 4 to 8 सेल स्टेज से आप आगे बढ़ने लगोगे तो फिर क्या होगा? ये टोटीपोटेंट नहीं रह जाएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट है, मैंने आपको बताया भी था, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, इनर सेल मास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब इनर सेल मास को अगर आप यूज करोगे तो ये क्या बना लेगा? यहाँ से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल निकाल दिया जाएगा। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। अब इसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ नहीं बना सकता। ये क्या बना सकता है? ये आपका बॉडी बना सकता है, एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर बना सकता है, उस बच्चे को बना सकता है, लेकिन ये प्लेसेंटा वगैरह नहीं बना सकता। अब देखिए, इसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का इस्तेमाल करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है, एम्ब्रियो जनरेट किया जा सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट पे, यस, अब हम बात कर रहे हैं एडल्ट स्टेम सेल्स की। मैंने आपको बताया था कि एडल्ट स्टेम सेल्स ज्यादातर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। वो अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनोजेनेसिस कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के अंदर ये एडल्ट
स्टेम सेल है ये मल्टीपोटेंट नेचर का होता है। ये चाहे तो अपने जैसा ही एक सेल और बना करके रख दे, तो देखेंगे आप अभी अपने जैसा ही स्टेम सेल एक और इसने बना करके रख दिया यहाँ पे, ये देखिए न्यू स्टेम सेल फॉर्म हो गया। और दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस हो गया कि ये कमिटेड सेल बना ले ताकि बॉडी के वियर एंड टियर को रोक सके या उसमें हेल्प कर सके, उसको बचा सके। तो यहाँ पे देखिए इसने एक अपने जैसा ही एक और एक कमिटेड सेल बना करके रख दिया। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल, ये कमिटेड सेल का एग्जांपल हो गया, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। ठीक, अब ये रेगुलर बॉडी सेल बना सकता है आराम से, जैसे कि स्किन सेल बन गया। अब आपका क्या हो गया, आपका स्किन सेल से वियर एंड टियर वगैरह रुक गया। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब क्या हो गया, आजकल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जो आपका नॉर्मल बॉडी सेल है उसके अंदर कुछ ऐसा हार्मोन्स वगैरह कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की तरह बिहेव करने लगता है। और इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी डिजीजेस वगैरह को ठीक कर सकते हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है। इसी को बोला जाता है स्टेम सेल थेरेपी। वो स्टेम सेल थेरेपी का टॉपिक कभी और आज के लिए जो था वो यही था। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक पूरा का पूरा आपने रिवाइज कर लिया होगा पूरा अच्छी तरीके से, स्टेम सेल की पोटेंसी क्या होती है। उम्मीद है कि ये जीआईएफ ये एनिमेशंस आपको समझने में कारगर हुए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे जरूर लाइक करिएगा, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और जरूर 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 कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।